हमने अपने पिछले वीडियो में ये जाना कि जिस समय भारत में ब्रिटिश लोग नहीं आए थे उस समय भारत की अर्थव्यवस्था कैसी थी। दूसरा, ये जानने का प्रयास किया कि ब्रिटिश शासन के दौरान हमारे देश की अर्थव्यवस्था किस प्रकार की थी। तीसरा, हमने ये जानने की कोशिश अभी की नहीं थी कि जब भारत स्वतंत्र हो गया उसके बाद हमारे देश की अर्थव्यवस्था किस प्रकार की थी, क्योंकि इसको जानेंगे पंचवर्षीय योजनाओं के टॉपिक में। आज का जो टॉपिक है ये बेहद खास है। इस टॉपिक में हमको जानना है अपने देश की अर्थव्यवस्था की विशेषता है। तो पहली बात तो समझते हैं कि विशेषताओं का मतलब क्या होता है। जैसे आपसे कहे कोई कि आप अपनी विशेषताएं बताइए, तो विशेषताओं का मतलब बिल्कुल ये नहीं है कि दो चार मीठी मीठी बातें अपने बारे में बोल दिए कि हम ऐसे हैं, हम ये अच्छे हैं, बहुत दयालु हैं। बिल्कुल ये मतलब नहीं है। विशेषताओं का मतलब अच्छी और बुरी दोनों प्रकार की बातें आती हैं। तो हमको जानना है अपने देश की अर्थव्यवस्था की विशेषताओं के बारे में। तो आज का टॉपिक है, जैसा कि हमने नाम दिया, कि भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषताएं। तो आखिर हम जानते हैं कि हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था है उसकी विशेषताएं क्या हैं। तो उसके अंतर्गत सबसे पहला पॉइंट हमने लिखा श्रम आधिक्य। श्रम आधिक्य का मतलब क्या होता है? श्रम आधिक्य का मतलब होता है जब किसी भी देश में रोजगार के अवसर कम हो और काम करने के लिए जो लोग तैयार हैं उनकी संख्या क्या हो? अधिक हो, यानी श्रमिक अधिक हो। यह ये श्रम अधिक। जैसे अपने देश में देखोगे, एक काम के लिए अगर 10 लोग चाहिए तो 1,000 लोग पहले से तैयार रहते हैं कि हमको भी जॉब दे दो। ये स्थिति बहुत खराब स्थिति होती है। इसी को कहते हैं श्रम आधिक्य वाली अर्थव्यवस्था। और जब श्रम आधिक्य की स्थिति होती है, यहाँ जहाँ बहुत बड़ी संख्या में लेबर लोग हों और रोजगार के अवसर कम हो, तो ऐसी स्थिति में इन श्रमिकों को उचित राशि नहीं मिलती है, या फिर कहें अच्छी सैलरी नहीं मिल पाती है। क्यों? क्योंकि इसमें कहा जाता है कि बाबू अगर तुम नहीं करोगे तो कोई दूसरा आ जाएगा, और तुम अगर इस काम के 100 रुपए मांग रहे हो, वो हमारा 70 में कोई करने को तैयार है। और जो 70 में कर रहा है वो क्यों कर रहा है? क्योंकि उसे भी घर घर चलाना है अपना। इसीलिए श्रम आधिक्य वाली अर्थव्यवस्था है भारत की। हमारे यहाँ रोजगार के अवसर कम है और काम करने वाले लोगों की तादाद बहुत ज्यादा है। दूसरा, हम बात करेंगे कि हम लोग विकासशील अर्थव्यवस्था है। तो अभी ये बताया नहीं है आपको कि अर्थव्यवस्था जो होती है विकास की अवस्था के आधार पर भी 4 प्रकार की होती है। एक अर्थव्यवस्था, इसको कहते हैं अविकसित, एक को कहते हैं अल्प विकसित, एक को कहते हैं विकासशील, और एक को कहते हैं विकसित। विकसित का मतलब ये होता है जैसे ही आप अविकसित से विकसित की ओर जाएंगे, वैसे वैसे उस देश की आर्थिक स्थिति क्या होती जाएगी? अच्छी होती जाएगी। उस देश में प्रति व्यक्ति आय, यानी एक व्यक्ति की आय क्या हो जाएगी? अच्छी हो जाएगी। शिक्षा, स्वास्थ्य जैसी चीजें अच्छी होती जाएंगी। वहां पर कृषि की अपेक्षा सेवा क्षेत्र का योगदान क्या होता जाएगा? जीडीपी में बढ़ता जाएगा। तो ये देखा जाता है अविकसित कोई देश है या विकसित। तो भारत की अगर बात करें तो इन दोनों की स्थिति में नहीं है। भारत इससे जस्ट पीछे, यानी विकासशील स्थिति में है। ये है अपना इंडिया इस समय। तो विकासशील अर्थव्यवस्था है, यानी हम कई क्षेत्रों में बहुत अच्छी स्थिति में है, लेकिन अभी भी इन विकसित देशों की तरह हम लोग नहीं हैं। तो भारत की अर्थव्यवस्था विकासशील अर्थव्यवस्था है। इसके अलावा हमने बताया था आर्थिक प्रणालियों के बारे में। तो हमने मिश्रित आर्थिक प्रणाली अपनाई, यानी हमने न पूंजीवादी अपनाया न समाजवादी। हमने दोनों की विशेषताओं को साथ में अपनाया। हमने कहा कि कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जिनको सरकार अपने हाथ में रखेगी, जैसे रेलवे वगैरह हो गया। देखते हो कि रेलवे को जब निजीकरण की बात होती है तो एकदम लोग का होता है मुरझा जाते हैं एकदम पूरा, अगर रेलवे के निजीकरण की बात आती है। क्यों? सरकार भी नहीं करेगी रेलवे का निजीकरण। लगभग 15-20 लाख लोगों को रोजगार दिए हुए है, और एक परिवार में अगर औसत 5 लोग मानेंगे तो संख्या कितना हो गया? ये लगभग 60 से 65 लाख हो गया। अब सोचिए, अगर रेलवे में सरकार ने ये किया, प्राइवेट कर दिया, तो प्राइवेट कंपनियां तो कभी घाटे में रहेंगी नहीं ना। रेलवे अभी वर्तमान में घाटे में जाता है हर बार, यानी खर्चा रेलवे ज्यादा कर देता है, उसको मिलता कम है। अगर प्राइवेट कंपनी आएंगी तो पहले तो लेबर को बाहर करेंगे, जो एक्स्ट्रा हैं, जो लोग काम नहीं करते हैं। इसीलिए सरकार रेलवे को नहीं बेचेगी या प्राइवेट करेगी पूर्ण रूप से। हालांकि रेलवे के अंतर्गत बहुत सारी चीजें, बहुत सारी गाड़ियां प्राइवेट हो रही हैं, लेकिन पूर्ण रूप से सरकार रेलवे से हाथ अपना नहीं खींचेगी। तो हम लोग मिक्स्ड अर्थव्यवस्था है। इसके अलावा हम लोग खुली अर्थव्यवस्था है। खुली अर्थव्यवस्था का मतलब क्या होता है? देखिए, अर्थव्यवस्था आयात और निर्यात के आधार पर 2 प्रकार की होती है, यानी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के आधार पर। इंपोर्ट और एक्सपोर्ट। इंपोर्ट का मतलब होता है जब हम कोई चीज बाहर से खरीदते हैं तो वो इंपोर्ट होता है,
और जब हम अपने यहाँ की कोई चीज बाहर बेचते हैं तो वो एक्सपोर्ट होता है। तो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के आधार पर दो प्रकार की अर्थव्यवस्था होती है, एक होती है खुली, एक होती है बंद। खुली अर्थव्यवस्था, बंद अर्थव्यवस्था जानते हैं पहले। बंद अर्थव्यवस्था का मतलब होता है कि जब आप दूसरे देशों से संपर्क नहीं रखते हैं, यानी दूसरे देशों से आप चीजें नहीं खरीदते हैं, तो ये कहलाती है बंद अर्थव्यवस्था। जैसे इस समय देखते होंगे कि हमारे देश में हम लोग बहुत सी चीजें बाहर से खरीदते हैं, तो हम लोग क्या है, बंद अर्थव्यवस्था नहीं है। दूसरा होता है खुली अर्थव्यवस्था। खुली अर्थव्यवस्था का मतलब होता है कि एक देश में दूसरे देश से चीजें आती भी हैं और एक देश की चीजें दूसरे देश में जाती भी हैं। जो बंद अर्थव्यवस्था होती है उसमें सरकार को तो यह अधिकार होता है कि कुछ चीजें जरूरत की हैं उसको दूसरे देश से खरीद सके। जैसे आप लोग जानते होंगे, हम लोग एक लंबे समय तक गेहूं वगैरह भी दूसरे देशों से खरीदे। जब हमारे देश में भुखमरी आ गई थी या हरित क्रांति नहीं आई थी, उसके पहले हम लोग अमेरिका से का खरीदते थे गेहूं वगैरह, और उस समय अमेरिका हमको वो गेहूं वगैरह देता था जो वहां के सुअर वगैरह खाते थे। ऐसी स्थिति थी, तो उस समय सरकार खरीदती थी। लेकिन कभी सुना है कि उस समय अंबानी, अडानी, टाटा ये लोग बाहर से चीजें खरीदते थे? नहीं खरीद सकते थे। लेकिन जब अर्थव्यवस्था खुली अर्थव्यवस्था होती है, जो कि हम 1991 में बने, जब हमने एलपीजी नीति को अपनाया, उसके बाद से हमारे यहाँ के जो निजी लोग हैं, प्राइवेट लोग, वो लोग भी बाहर से चीजें खरीदने लगे। वो बाहर की कंपनियां भी भारत में आई, तो हम लोग ओपन अर्थव्यवस्था है। इसके अलावा हमारे देश में जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा, जो श्रमिक है, उनका एक बड़ा हिस्सा खेती किसानी में लगा हुआ है। हमारे देश की जो श्रमिक आबादी है उसका 50 से 55% खेती किसानी में लगा हुआ है। इसलिए हम लोग कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था है। हालांकि इस कृषि से बहुत ज्यादा रुपया नहीं मिलता है, लेकिन इतनी बड़ी मात्रा में जब लोग लगे हुए हैं काम करने वाले, तो सोच कर देखिएगा, ये लोग खेती में अगर मुसीबत आ जाए कोई कृषि में, तो 55 से 60% जो लोग लगे हुए हैं, इनको क्या चाहिए होगा? रोजगार। तो ये रोजगार कौन देगा? जवाब ही हमारे यहाँ क्या है? श्रम अधिक। तो इसीलिए माना जाता है कृषि को भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़। रीढ़ का मतलब है कि अगर जैसे रीढ़ की हड्डी किसी की टूट जाती है तो अपंग हो जाता है, वैसे ही अगर कृषि क्षेत्र हमारा बर्बाद होता है तो भारत एक बहुत बुरी स्थिति में चला जाएगा। दूसरा है नियोजित अर्थव्यवस्था। हमने स्वतंत्रता के बाद एक पॉलिसी अपनाई कि हम नीतियां बनाएंगे और उन्हीं नीतियों के आधार पर क्या करेंगे? आगे डेवलपमेंट करेंगे, जिनको कहा गया पंचवर्षीय योजनाएं। तो हम नियोजित अर्थव्यवस्था हैं। इसके अलावा हमारे देश में आबादी भगवान की दया से कोई कमी नहीं है। अब वैसे भी हम 140 करोड़ क्रॉस कर चुके हैं और पूरी दुनिया में सबको पछाड़ दिया है। अब तो हम अपने पड़ोसी चीन से भी इस मामले में बहुत आगे हो गए हैं। आज भारत दुनिया में पहले स्थान पर है आबादी के मामले में। अब सोचिए, इतनी बड़े विशाल आबादी है, और जब ज्यादा आबादी होती है, अब देखा होगा एक ही घर में अगर 50-60 लोग रहे तो क्या सबकी जरूरतें पूरी कर पाते हैं घर वाले? नहीं कर पाते हैं। इनकम अच्छी भी रहती है ना, तब भी उस घर में स्थिति सही नहीं रह पाती है। इसलिए कहा जाता है छोटा परिवार खुशी परिवार। लेकिन यहाँ अत्यधिक आबादी, एक बहुत विशाल आबादी है। इसी आबादी के चलते कई तरह की समस्याएं हैं। अगर भारत की बात करें तो पूरी दुनिया की अगर आबादी को हम देखें तो पूरी दुनिया की आबादी का 17.5% के लगभग भारत की आबादी है, और रहने के लिए हमारे पास केवल 2.4% जमीन है। पूरी दुनिया की जो जमीन है उसका केवल 2.4% है भारत के पास, लेकिन आबादी 17.5%। तो समझ सकते हैं कि भारत कितनी बुरी स्थिति में है। तो हमारे यहाँ बहुत आबादी बहुत विशाल है, इसीलिए सरकारें भी हर तरह के लोगों की जरूरतें पूरी नहीं करा पाती हैं, और आबादी अधिक होने के चलते ही हम लोग कई तरह की समस्याओं से जूझते हैं। जैसे अत्यधिक आबादी के कारण अत्यधिक गरीबी भी है, अत्यधिक कुपोषण भी है। गरीबी क्यों है? क्योंकि सरकार हर किसी व्यक्ति में कोई स्किल डेवलप नहीं करा पाई है, नहीं करा सकती है, क्योंकि इतनी आबादी है। सरकार भी खर्च करे तो कितना करे, और इतनी बड़ी आबादी का एग्जैक्ट डेटा रखना और सभी लोगों को अच्छी स्थिति में ला पाना एक बड़ा चैलेंजिंग काम होता है किसी भी सरकार के लिए। तो अत्यधिक आबादी के चलते ही हमारे यहाँ गरीबी की स्थिति है, और साथ ही साथ कुपोषण की स्थिति है। इसके अलावा बेरोजगारी, जहाँ बेरोजगारी होती है वहाँ एक लंबे समय तक लोगों को अगर आय नहीं मिले तो घर कैसे चलाएंगे? तो गरीबी की स्थिति आ जाती है। इसलिए कहा जाता है गरीबी बेरोजगारी एक दूसरे के पूरक हैं। बेरोजगारी की वजह से गरीबी आती है, और गरीब आदमी अगर बेरोजगारी में रहे तो वो गरीबी के जाल में हमेशा जकड़ जाता है। तो ये स्थिति है। प्रच्छन्न बेरोजगारी, हमारे यहाँ बेरोजगारी में भी कौन सी प्रच्छन्न बेरोजगारी?
जैसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर एक काम को एक व्यक्ति 5 दिनों में करता है तो 5 आदमी उस काम को कितने दिनों में करेंगे। खासकर महिलाओं के बारे में कि अगर एक दो महिला किसी काम को 1 घंटे में करती हैं तो 10 महिलाएं कितने में करेंगी। तो कहा जाता है कर ही नहीं पाएंगी, काहे कि उन्हें काम काम तो दिखाई नहीं देगा, बातचीत से फुर्सत ना मिलेगी। तो हमारे खेतों में जब देखोगे किसान लोगों के यहाँ, तो अगर 4 मजदूर की जरूरत है तो वहाँ 5-5, 10-10 लोग काम करते हैं, जबकि उससे कोई फायदा नहीं है। उससे क्या होता है, खेती किसानी की लागत और ज्यादा बढ़ जाती है। एक 1 बीघा का खेत है, उसी में 5 लोगों का परिवार जो है वो लगा रहता है पूरा, जबकि उससे इतना मिलता भी नहीं है कि 5 लोग अपना पेट भर पाए। तो ये कहलाती है प्रच्छन्न बेरोजगारी। प्रच्छन्न बेरोजगारी का मतलब है ऐसी बेरोजगारी जहां वो किसी व्यक्ति के नियुक्त होने से कोई खास फायदा नहीं है, बल्कि नुकसान ही होता है कभी कभी, लेकिन फिर भी उसको लगाए रहते हैं। तो ये होती है प्रच्छन्न बेरोजगारी। इसके अलावा साक्षरता की बात करें तो साक्षरता की स्थिति भारत में बहुत अच्छी नहीं है। साक्षरता का मतलब होता है 7 वर्ष या उससे अधिक के कोई बच्चे जो अपना नाम लिखना पढ़ना जानते हैं उनको साक्षर कहा गया है। तो साक्षरता की स्थिति भारत के अलग अलग राज्यों में अलग अलग है। केरला मिजोरम इस मामले में सबसे आगे हैं, ये तो आप जानते ही होंगे। तकनीकी पिछड़ापन, जैसे कहते हैं गूगल कहता है बोलने से सब होगा, लेकिन कहा जाए कि बोलकर देखो तो देखना बाबू, अपना मोबाइल उठाना और कोशिश करना उसमें कुछ अच्छा सोचने की कि हम क्या बोले अपने मोबाइल में, तो कुछ देर तक जुबान पे शब्द ही नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि तकनीकी पिछड़ापन। तकनीकी पिछड़ापन का मतलब यह भी होता है कि आपके हाथ में मोबाइल है, चाहो तो पूरी दुनिया मुट्ठी में है, लेकिन उसका कितना यूज करते हो? खाली रील्स देखने के लिए, व्हाट्सएप, फेसबुक, यही सब देखने के लिए। तो यही है तकनीकी पिछड़ापन। हमारे यहाँ अभी भी रेलवे में जाना, टिकट लेने, लंबी लाइन लगी होती है, अस्पतालों में लंबी लाइन लगी होती है, जबकि बहुत सा काम मोबाइल के माध्यम से ऑलरेडी हो रहा है, तरह तरह के एप्स के माध्यम से। लेकिन जानकारी ही नहीं किसी को, और जानकारी है तब भी नहीं करना चाहता है। तो ये कहलाता है तकनीकी पिछड़ापन। और आज की दुनिया में तो ये बिल्कुल जरूरी नहीं है, क्योंकि तकनीकी पिछड़ापन बहुत खतरनाक हो सकता है। इसलिए हर किसी को एक टेक्नोलॉजी से एक स्तर तक तो जुड़ा होना चाहिए, समझदारी होनी चाहिए उसके अंदर कि हम उस तकनीक का उपयोग कैसे करें। देखना अपने मोबाइल से बहुत सारी चीजें आसान हो जाती हैं, ड्राइविंग लाइसेंस हो उसके लिए हो, या फॉर्म, बिजली का बिल भरना हो, रेलवे का टिकट बुक कराना हो, तो बहुत सारी चीजें आसान हो जाती हैं। लेकिन अगर इसका ठीक से उपयोग कर पाए तो यही कहलाता है तकनीकी पिछड़ापन। दूसरा प्रति व्यक्ति आय और राष्ट्रीय आय। राष्ट्रीय आय का मतलब होता है कि एक देश की, जैसे एक घर की होती है ना, घर में 5 सदस्य काम करने वाले हैं और 5 सदस्य जितना रुपए कमा कर लाते हैं, उस घर में महीने में जितना रुपए आता है जहां जहां से, वो उसकी क्या होती है? मंथली आय। इसी तरह एक देश में एक निश्चित समय में अलग अलग स्रोतों से जो रुपए इकट्ठा होता है उसको कहते हैं देश की राष्ट्रीय आय। इसी राष्ट्रीय आय में जब हम उस देश की आबादी उससे भाग दे देते हैं तो वो निकल आती है प्रति व्यक्ति आय। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए अगर किसी देश की आबादी है 100 और उस देश की आय है 10,000, ये क्या होगी? नेशनल इनकम। और ये क्या होगी? आबादी। तो अगर हमको निकालना है कि प्रति व्यक्ति आय कितनी है, तो हम इससे भाग दे देंगे इसमें, और जितनी आय आएगी वो क्या होगी? वो प्रति व्यक्ति आय होगी। तो प्रति व्यक्ति आय के मामले में हम बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है, मध्यम वर्गीय आते हैं। उसके बाद बात करेंगे आयात पर निर्भरता। जैसा कि अभी बताया कि हम लोग क्या है? खुली अर्थव्यवस्था है, लेकिन इस अर्थव्यवस्था में भी आयात और निर्यात दोनों चीजें होती हैं। लेकिन आयात में क्या है? हम लोग कुछ ज्यादा ही खरीदारी कर लेते हैं, मतलब दूसरे देशों से बहुत ज्यादा खरीद लेते हैं। इसीलिए तो मोदी जी कहते हैं ना कि हम लोग को क्या करना है? आत्मनिर्भर भारत। यानी हमको जितना जल्दी हो सके जो सप्लाई चेन है, जिसमें पूरी दुनिया से चीजें आती जाती हैं, इसमें अपना कंट्रीब्यूशन बढ़ाना है, ताकि हम खरीदार से ज्यादा बाहर सामान बेचने वाले बन जाएं। अगर ऐसा होता है तो उससे क्या होगा? अगर हम अपनी चीजें दूसरे देशों में बेचते हैं तो पहला तो हमारा एक नाम मिलता है, क्रेडिट मिलता है, कैसा कि भारत इतना बेहतरीन प्रदर्शन कर रहा है व्यापार में। इसके अलावा दूसरा ये भी होता है कि जब चीजें बिकेंगी तो पैसा आएगा। जब पैसा आएगा तो कहाँ आएगा? देश के अंदर आएगा। तो उस पैसे से क्या होगा? हमारे यहाँ रोजगार जनरेट होंगे, जीडीपी बढ़ेगी, प्रति व्यक्ति आय बढ़ेगी। तो इस प्रकार से पूरा एक चेन चलती रहती है। तो
ये थी हमारे अर्थव्यवस्था की कुछ विशेषताएं, और इनसे सीधे सीधे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कई पॉइंट साथ में दे दिए जाते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषता नहीं है, और दे दिया जाएगा तकनीकी पिछड़ापन पर, प्रति व्यक्ति आय कम, आयात पर निर्भरता कम। इसके अलावा प्राकृतिक संसाधन की कमी, तो एक विशेषता जो नहीं है वो है प्राकृतिक संसाधन की कमी। क्यों? क्योंकि भारत में प्राकृतिक संसाधन पर्याप्त मात्रा में है। तो अगर एक और पॉइंट इसमें लिखना है भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषता में, तो हम लिख सकते हैं प्राकृतिक संसाधन की प्रचुरता, या प्राकृतिक संसाधन अधिक। तो भारत में देखोगे प्राकृतिक संसाधनों की कोई खास कमी नहीं है, पर्याप्त रिसोर्सेस है, लेकिन हमारे पास तकनीकी स्तर पर पिछड़ापन है। हमारे पास वो टेक्नोलॉजी नहीं है कि हम अपने संसाधन जो हमारे यहाँ पदार्थ हैं उनको रिसोर्सेस में कन्वर्ट कर पाए। अब रिसोर्सेस का मतलब होता है कि कोई भी चीज जो हमारे लिए उपयोगी हो, वो क्या होती है? हमारे लिए संसाधन। जैसे मार्कर हमारे लिए उपयोगी है क्योंकि इससे पढ़ा रहे हैं, लेकिन किसान के लिए क्या है? इसका कोई महत्व नहीं है, तो ये उसके लिए संसाधन नहीं है, हमारे लिए संसाधन है। और हल हमारे लिए संसाधन नहीं है, हल का उपयोग कौन करेगा? किसान, तो वो उसके लिए संसाधन हो गया। तो संसाधन का मतलब होता है कोई भी चीज जो हमारे लिए उपयोगी होती है। दुनिया में क्या होता है? संसाधन नहीं होते हैं, पदार्थ होता है। उन पदार्थ से अपने काम की चीजें बनाई जाती हैं, और हर कोई नहीं बना पाता है। इसके लिए चाहिए होता हुनर। क्या चाहिए होता? हुनर। और हुनर ये किस में आता है? इंसानों में। इसलिए इंसान को कहा गया है ह्यूमन रिसोर्सेस, यानी इंसान खुद मानव संसाधन है। तो आज के टॉपिक में सिर्फ इतना ही समझना था, और इससे संबंधित जो कंटेंट है वो आपको मिलेगा कहाँ? टेलीग्राम में। और बाकी कमेंट करके अपनी जिज्ञासाओं को शांत करते रहें। कमेंट सभी देखे जाते हैं और उसके उचित जवाब भी दिए जाते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद।